नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया आरआरबी कंप्यूटर की चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की हमारी है क्लास नंबर 15। इससे पहले ऑलरेडी हम 14 क्लासें कर चुके हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। अब शब्दावली के अंदर क्या है, जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि डीवीडी। डीवीडी क्या होती है? सबसे पहले तो आपसे वो डीवीडी की फुल फॉर्म पूछता है, वो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये क्या होता है? ये भंडारण उपकरण है, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर सूचनाओं को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है और जिस कारण से इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई डीवीडी की फुल फॉर्म। यहाँ से आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी क्या होती है डीवीडी। और इसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या हो गया, इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है? सबसे पहले तो आप मुझे रैम की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। ठीक है, डायनेमिक रैम होती है, इसका संविधानात्मक रूप डी आर ए एम है। डी आर ए एम क्या है? एक प्रकार की मेमोरी का रूप है जो डाटा को अलग अलग कैपेसिटर में संग्रहित करती है। डायनेमिक रैम के अंदर क्या होते हैं, सिंपल भाषा के अंदर बताएं तो उसके अंदर अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं जो स्पेसिफिक उनको क्या करके एनालाइज करके अलग अलग डाटा को अलग अलग जगह स्टोर करती है, जिससे क्या है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। ये स्पेसिफिकेशन, जैसे आजकल DDR5 रैम चल रही है, लेटेस्ट अगर आपसे रैम पूछे तो कौन सी चल रही है? DDR5 रैम चल रही है। ठीक है, पहले DDR, इससे पहले 433 थी। आजकल अब बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो भी हैं कंप्यूटर लेते हैं, तो आप ये देख लेते हो कि यार इसकी 32 GB रैम है, इसकी 16 GB रैम है। ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि ये DDR4 रैम है या DDR5 है या DDR3 है। अब आजकल मार्केट के अंदर स्कैम क्या चल रहा है, आप कंप्यूटर लेने जाओगे तो आपको वो यही झांसा देगा कि जी इसमें तो 32 GB रैम है, ठीक है, 256 GB इसकी हार्ड डिस्क है। अब यही सोचता है, या उसमें आपको कह देगा कि 1 TB है, 1024 GB इसके अंदर क्या है, हार्ड डिस्क है। अब वो क्या है, आप देखते हो कि यार रैम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ क्या होती है, मैं कुछ चीज़ें अभी टॉपिक से हटके है बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर लेता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसकी जनरेशन देखनी है। ठीक है, जनरेशन देखनी है। जनरेशन आपकी कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, लेटेस्ट जो 12th 13 11th 12th और 13th जो जनरेशन है वो चल रही हैं। अगर आपका 11th 12th और 13th जनरेशन का है पीसी तो आप इन तीनों में से ले सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो उसकी स्पीड कम मिलेगी आपको, चाहे उसकी रैम कितनी भी हो। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रोसेसर का टाइप। प्रोसेसर के जो आप उसका माई कंप्यूटर खोल के उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो प्रोसेसर का कुछ नंबर होगा, जैसे मान लो 1157 है, इसके आगे क्या होगा, या तो H होगा या U होगा या G1 G2 G3 G4 G5 G6 7 तक होगा। तो इसके अंदर आपने क्या होता है, ये जो आपका ये होता है ना वर्ड, जो लेटर होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, इसके अंदर इसकी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसमें जी सीरीज में देख रहे हो, प्रोसेसर की जी सीरीज है, तो ये मैक्सिमम आपका G7 G6 होना चाहिए, या आपका एच भी बढ़िया होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप रैम देख रहे हो, रैम आपकी कितने GB भी आप ले रहे हो, लेकिन आपकी रैम DDR5 रैम होनी चाहिए।
ठीक है। DDR5 रैम है तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, अदरवाइज क्या है वो बहुत स्लो चलेगा, चाहे आपकी 64 GB रैम ही क्यों नहीं है। और अगर वो DDR3 है तो वो आपकी स्पीड नहीं देगा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क की बात करें तो आप 1 TB मत देख के लो, आप चाहे 256 GB की हार्ड डिस्क ले लो, लेकिन वो आपकी क्या होनी चाहिए, SDD होनी चाहिए, HDD नहीं होनी चाहिए। SDD होगी तो उसकी स्पीड HDD के मुकाबले क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात, इसके बाद अगर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है, ग्राफिक कार्ड जरूर होना चाहिए। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने जर्नल पर्पज़ के लिए लेना है तो ये कुछ एक बातें आपने ध्यान रख के ही कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है। ठीक है। ये हमारा डायनेमिक रैम हो गया। इससे नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स, अगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसके अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये मददगार साबित होगी। अब क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा व्यापार को कहते हैं ई कॉमर्स। जितने भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा या जितनी भी आप वेबसाइट्स देख रहे हो जिसके अंदर आप शॉपिंग करते हो, वो कौन सी वेबसाइट्स कहलाती हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। जिसके अंदर उपभोक्ता को सेवाएं और सुविधाएं कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम और इंटरनेट व कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाती हैं। आजकल तो आपकी जो ये डिलीवरीज ऐप होगी, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है, ई कॉमर्स है। नेक्स्ट है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, सिंपल किसी चीज में कुछ परिवर्तन करना। ठीक है। डाटा एवं दिए गए निर्देशों को किसी भी प्रकार से परिवर्तित करना क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। चाहे आपकी किसी फोटो में एडिटिंग है, चाहे वीडियो में एडिटिंग है, या किसी आपके टेक्स्ट में एडिटिंग है, ये सब क्या कहलाते हैं, एडिटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। ईडीपी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व कंप्यूटर का प्रयोग करके डाटा तथा निर्देशों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब पहले क्या होता था, हम चिट्ठियां भेजते थे, लेकिन अगर कोई भी जो मैसेज है वो जीमेल या याहू मेल या किसी के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा भेजा जाता है या मोबाइल फ़ोन के द्वारा भेजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ें होती हैं। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक दूसरा पर्सन है। अब बात क्या है कि इसने कोई मैसेज इस तक भेजना है, ठीक है। अब बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पहले तो आपका फ़ोन आ गया, फिर आपकी मोबाइल कंपनी आ गई, उसके बाद बहुत सारे सर्वर आ गए, फिर यहाँ पे टावर आ गया, यहाँ से इसका मोबाइल आ गया। अब आपने कोई ऐसा मैसेज था जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए या इसको पता होना चाहिए, अगर वो किसी और को पता चलता है तो वो आपके लिए सही नहीं है। मान लो आप अपने कोई पासवर्ड भेज रहे हो, आप एटीएम का पासवर्ड भेज रहे हो, तो एनक्रिप्शन क्या मदद करता है, एनक्रिप्शन क्या है, उस डाटा को ऐसे बिखेर देगा, ऐसे कोड में परिवर्तित कर देगा कि रास्ते में कोई भी पर्सन उसको जो मैसेज को देखता है तो उसको वो एक्चुअल मैसेज नहीं दिखेगा, उसकी जगह पे कुछ और दिखेगा। ठीक है। यानी कि वो उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब वो लास्ट बंदे के पास पहुंचेगा तो उसको क्या है, वो उस टाइम उसके पास डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव मोड होता है, उससे वो मैसेज दोबारा उसके पास किस मोड में आ जाएगा, उसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में पहले बंदे ने भेजा था। तो इंक्रिप्शन आपकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है। व्हाट्सएप पे आपने आजकल सुना होगा, वहां पे लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब यही होता है कि आपका मैसेज कोई भी रास्ते के अंदर नहीं देख सकता। पूर्व निर्मित निर्देशों के अनुसार सूचना या निर्देश को गुप्त कोड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, इंक्रिप्शन कहलाती है। और व्हाट्सएप तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है कि आपके मैसेजेस, आपकी वीडियो कॉल सब प्राइवेट है, उसको
कोई नहीं देख सकता, इवन व्हाट्सएप खुद भी नहीं देख सकता। नेक्स्ट है एंड यूजर। एंड यूजर क्या होता है? यह वह व्यक्ति होता है जिसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर डिजाइन के लिए डिजाइन किया जाता है। एंड यूजर को किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के निर्माण की जानकारी नहीं होती, वह केवल इसका उपयोग करता है। जैसे जैसे यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब को बनाने में उसको कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई इसके अंदर क्या कर रहा है, कोई उसके अंदर डाटा मतलब छंटनी कर रहा है, कोई उसके अंदर देख रहा है कोई गलत वीडियो तो नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब का यूज़ कर रहा है उसको उसकी कोई जानकारी नहीं होती कि ये कैसे अपलोड हुआ, कैसे यूट्यूब बना, वो सारी जानकारी उसे नहीं होती, लेकिन वो उसका क्या करता है? यूज़ करता है। जो लास्ट में यूज़ करता है वो एंड यूज़र होता है। नेक्स्ट है एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या होता है? जब कंप्यूटर पर कार्य करते हुए किसी त्रुटि की सूचना वाला संदेश जो प्राप्त होता है उसे एरर मैसेज कहते हैं। कॉमनली इसे क्या कहते हैं? बग भी कहते हैं। ठीक है, बग भी क्या होता है? एरर होता है। नेक्स्ट है एस्केप की। एस्केप की क्या होता है? जब आप टाइपिंग करते हो तो मान लो आपने यहाँ से इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो सॉरी ये बैक स्पेस की होगी। एस्केप की होती है कि मान लो वर्तमान के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखी है, ठीक है, या कोई आपने विंडो खोल रखी है, उसे बंद करना या उससे बाहर आना, उसके लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। और जो मैं आपको अभी बता रहा था, इस तरफ जो आपने फ़ॉन्ट्स को डिलीट करना है तो वो बैक स्पेस की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? बैक स्पेस की मदद से। और अगर आपने इस तरफ का डाटा डिलीट करना है तो फिर आपको डिलीट की का यूज़ करना पड़ेगा। डिलीट की आपकी राइट साइड का डाटा डिलीट करती है, जो बैक स्पेस होती है वो पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड का डाटा डिलीट करती है, और जो एस्केप की होती है वो क्या करती है? वो आपको किसी विंडो को बंद करने या उससे बाहर आने में, मान लो आपने फुल स्क्रीन मोड ऑन कर लिया तो उससे क्या होता है? आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है? यह एक नेटवर्क कनेक्शन है जिसका प्रयोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखने की मिलेगी। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लोकल कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क कनेक्शन का यूज़ किया जाता है उसे इथरनेट बोलते हैं। एक्सेल। एक्सेल क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डाटा को रो एंड कॉलम्स के अंदर यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या है? व्यवस्थित किया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे, इसके अंदर आपको बहुत सारी इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे डाटा के इसके अंदर फॉर्मूलाज मिलते हैं, टेबल हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ का हो गया, उसका स्टाइल का हो गया, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस इसमें आप स्प्रेडशीट के रूप में अपने डाटा को संग्रहित कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? मदरबोर्ड के ऊपर का स्थान जिस पर अन्य सहायक उपकरण जोड़कर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जाती है, यानी कि एक्सपेंड की जा सकती है, उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। जैसे मान लो वहाँ पे एक रैम लगी हुई है 12 GB की, तो उसके साथ 2, 3, 4 ये 3 स्लॉट खाली है, तो इन तीनों स्लॉट के अंदर भी क्या है? आप रैम, सपोर्टेड रैम लगा सकते हो। और मान लो आपने 12 12 और 12 की 3 रैम और लगा दी, तो आपकी जो रैम है कुल रैम कितनी हो जाएगी? 48 GB हो जाएगी। ठीक है, ये होता है एक्सपेंशन स्लॉट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। अभी हमने किया था इथरनेट, अभी क्या है? एक्स्ट्रानेट। यह ऐसा नेटवर्क जो यूजर्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर से जोड़ती है। इथरनेट क्या होता है? लोकल यानी कि एक ही ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर होता है उनको इथरनेट की मदद से जोड़ा जाता है, और एक ऑफिस यहाँ है, एक ऑफिस यहाँ है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क का यूज होता है वो एक्स्ट्रानेट होता है। क्या कहते हैं उसे? एक्स्ट्रानेट होता है। फैक्स। फैक्स क्या होता है? यह संक्षिप्त रूप क्या है? फैक्समाइल है। किसका संक्षिप्त रूप है? फैक्समाइल का। और इसका प्रयोग चित्रात्मक रूप की कॉपी को इलेक्ट्रॉनिकली संचारित करने के लिए किया जाता है। सिंपल भाषा में बात करें तो फैक्स के अंदर क्या होता है? जो आपकी चिट्ठी है उसको इलेक्ट्रॉनिकली
उसकी फोटो बना के उसको दूसरे बंदे तक पहुंचाना, संचारित करना, वो क्या कहलाता है? फैक्स कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर का कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना चाहते हो तो वो ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।